दोस्तों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां वेद जावेद अख्तर। और मैं आपके सामने एक बार फिर से शर्लक होम्स की बहुत मशहूर कहानी लेकर आया हूं, जो कहानी है द एडवेंचर ऑफ द एम्प्टी रूम, यानी खाली कमरे का रहस्य। तो आइए मेरे साथ इस कहानी को सुनते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उसकी मुस्कुराहट कभी कभी उसके चेहरे पर हमारी खोज के लिए अच्छे शगुन की तरह दिखती थी। मैंने सोचा कि हम बेकर स्ट्रीट जा रहे हैं, पर होम्स ने घोड़ा गाड़ी कैवेंडिश स्क्वायर के कोने पर ही रोक दी। मैंने देखा कि जैसे ही वो उतरे, उन्होंने अपने लेफ्ट और राइट एक खोजी निगाह डाली और फिर पास की गलियों की तरफ भी देखा। उन्होंने ये जानने की थोड़ी कोशिश भी की कि कहीं कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। हमारा रास्ता एकदम सुनसान था। लंदन के छोटे छोटे रास्तों के बारे में होम्स की जानकारी बेमिसाल थी, और ऐसे मौक़ों पर तो वो छोटे छोटे घुड़सालों और अस्तबलों के जाल के बीच से होकर गुजर जाते थे, जिनकी मौजूदगी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। अब हम एक पतली सी सड़क पर आ गए थे, जहाँ किनारे पुराने और बदरंग से घर कतार में बने हुए थे। ये रास्ता हमें मैनचेस्टर स्ट्रीट और ब्लेंडफोर्ड स्ट्रीट की तरफ ले जाता था। यहीं पर वो एक संकरे से रास्ते की तरफ मुड़े और हम खुले मैदान से होकर एक लकड़ी के मकान के भीतर पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने चाबी से उस मकान के पीछे का दरवाज़ा खोला। हम मकान के भीतर साथ साथ ही घुसे, और घुसते ही होम्स ने दरवाज़ा बंद कर लिया। यहाँ बहुत अंधेरा था, पर मुझे लग रहा था कि ये मकान बिल्कुल ही खाली था। नंगे फर्श पर हमारे जूतों से चलने की आवाज़ें आ रही थीं, और हमारे फैले हाथों ने तभी दीवार को छुआ, जिस पर कागज़ के फीते लटक रहे थे। होम्स की पतली और ठंडी उंगलियों ने मेरी कलाई को जकड़ रखा था। वो मुझे एक बड़े से हॉल की तरफ ले गया, जहाँ दरवाजे के ऊपर रोशनदान से आती धुंधली रोशनी दिखाई पड़ रही थी। ठीक यहीं पर होम्स अचानक दाहिनी तरफ मुड़ा, और हम एक बड़े चौकोर कमरे में आ गए, जिसके कोनों में काफ़ी अंधेरा था, पर दूर सड़क से आती धुंधली रोशनी बीच में पड़ रही थी। खिड़कियों पर मोटी धूल जमी हुई थी, और वहाँ लैंप भी नहीं था। हम आपस में एक दूसरे को उंगलियों के सहारे ही पहचान सकते थे। मेरे साथी ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और अपने होठों को मेरे कान के पास ले आए और फुसफुसाते हुए बोले, तुम्हें पता है कि हम कहाँ हैं? उस धुंधली खिड़की की तरफ घूरते हुए मैंने कहा, ये जगह पक्के तौर पर बेकर स्ट्रीट ही है। बिल्कुल ठीक। हम अपने पुराने क्वार्टर के ठीक सामने कैंडन हाउस में हैं। पर हम यहाँ क्यों हैं? क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा सीन दिखाई पड़ता है। डियर वॉटसन, थोड़ी सी तकलीफ उठाओ और इस खिड़की के पास जाओ, पर इस बात पर ध्यान रखो कि तुम बाहर से ना दिखाई पड़ो। अब अपने पुराने कमरों की तरफ देखो, बिल्कुल परियों की कहानी की तरह लगेगा। हम देखेंगे कि 3 सालों की मेरी गैर मौजूदगी ने मेरी तुमको चौंका देने वाली शक्ति पूरी तरह से खो दी है क्या। मैं धीरे से आगे सरक आया, और जैसे ही मेरी आंखें अपनी उस जानी पहचानी खिड़की पर पड़ी, मैंने एक गहरी सांस ली और हैरानी से चीख पड़ा। खिड़की खुली हुई थी और कमरे में एक तेज़ रोशनी जल रही थी। खिड़की के पर्दे पर एक आदमी की परछाई दिख रही थी, जो कि कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सिर का संतुलन, कंधों की चौड़ाई और चेहरे के तीखेपन में भी कोई गलती नहीं थी। उसका चेहरा आधा झुका हुआ था, जिसका प्रभाव उस छाया पर पड़ रहा था। ये छाया ठीक वैसी ही थी जैसी कि मेरे दादाजी फ़ोटो फ्रेम में पसंद करते थे। ये होम्स की बिल्कुल हूबहू मूर्ति थी। मैं इतना हैरान था कि मैंने अपने हाथ अपने पीछे खड़े आदमी की तरफ बढ़ाकर अपना यकीन पक्का कर लिया। वो धीमे से हंसते हुए हिल रहे थे। देखा? मैंने ज़ोर से कहा। हे भगवान, ये तो अद्भुत है। होम्स ने कहा, मुझे यकीन है कि उम्र मुझे ना तो बूढ़ा कर सकेगी और ना ही मेरी अनंत विविधताओं की परंपरा को बासी होने देगी। मैंने उसकी आवाज़ में वही खुशी और गर्व महसूस किया जो कि किसी कलाकार को अपनी रचना पर होता है। ये वाकई मेरी तरह है ना? मैं इस बात की कसम खाकर कह सकता था कि ये तुम ही हो।
इसे बनाने का पूरा श्रेय ग्रेनोबल के मोंसियर ऑस्कर म्यूनिर को जाता है, जिन्होंने इसको बनाने में अपने कुछ दिन लगाए। ये मूर्ति मोम की है। बाकी सब कुछ मैंने आज दोपहर में बेकर स्ट्रीट पहुंचकर किया। पर क्यों? क्योंकि डियर वॉटसन, मेरे पास इस बात के पक्के कारण हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ ना रहूँ तब कुछ लोग ये सोचें कि मैं यहीं हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे कमरों पर निगरानी की जाती है। मैं जानता था कि वो निगरानी कर रहे हैं। कौन लोग? मेरे पुराने दुश्मन वॉटसन, वही गिरोह जिसका नेता रेंचबाग झरने में डूबकर मर गया था। तुम्हें याद होगा कि केवल वही लोग जानते हैं कि मैं जिंदा बच गया हूँ। उनको ये भरोसा होगा कि मैं कभी ना कभी अपने कमरे में वापस लौटूंगा। उन्होंने लगातार निगरानी रखी और आज सुबह उन्होंने मुझे आते हुए देखा था। तुम्हें कैसे पता लगा? जब मैंने अपनी खिड़की से बाहर झांका तब मुझे उनका संतरी दिखाई पड़ा, जिसे मैं पहचानता था। वो कम घातक आदमी था। उसका नाम पार्कर है। उसका पेशा गला घोंटना है और इस काम को वो एक तार से बखूबी अंजाम देता है। मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे ज़्यादा डर उस भयानक आदमी से है जो इसके पीछे है। वो आदमी मेरी ओटी का पक्का दोस्त है और ये वही आदमी है जिसने ऊपर पहाड़ी से मुझ पर पत्थर बरसाए थे। ये आदमी लंदन का सबसे ख़तरनाक और चालाक गुनाहगार है। यही वो आदमी है जो कि आज की रात मेरे पीछे पड़ा है वॉटसन, और यही वो आदमी है जो कि इस बात से अनजान है कि हम उसके पीछे हैं। अब मेरे साथी की योजनाएं अब धीरे धीरे खुद ही खुलती जा रही थीं। इसी सुविधाजनक एकांत जगह से देखने वाले देखे जा रहे थे और रास्ता चलने वालों पर ध्यान जा रहा था। उधर से आती हुई एक पतली सी छाया हमें लुभा रही थी और हम इसके शिकारी थे। हम अंधेरे में चुपचाप खड़े थे और जल्दी जल्दी जाती उस परछाई जो कि हमारे सामने से कई बार गुजरी, उसे हम ध्यान से देख रहे थे। होम्स बिल्कुल शांत और सीधे थे, पर मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत चौकन्ने थे और उनकी आंखें हर आने जाने वाले आदमी पर टिकी थीं। आज की रात बहुत ही ठंडी थी और नीचे सड़क पर तेज़ हवा सीटी की आवाज़ के साथ बह रही थी। बहुत से लोग सड़क पर आ जा रहे थे। उनमें से ज़्यादातर ने कोट और गले में मफलर जैसी चीज़ पहन रखी थी। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक ही चेहरे को दो बार देखा है। ख़ास तौर से उन दो आदमियों पर ध्यान दिया जो कि हवा से बचने के लिए उस मकान के छोटे से बरामदे पर रुके थे। मैंने अपने साथी का ध्यान उन दोनों की ओर दिलाया, लेकिन उसने बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया और सड़क पर ध्यान से देखता रहा। उन्होंने कई बार अपने पैर बदले और दीवार पर अपनी उंगलियां तबले की तरह थपथपाईं। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब वो बेचैन हो रहा है कि उसकी उसकी योजना उसकी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रही थी। धीमे धीमे जब रात आधी बीत गई और सड़क पर लोग भी आने जाने बंद हो गए, तब वो कमरे में बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगा। मैं उसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी मैंने उस रोशनी वाली खिड़की की तरफ देखा और मुझे बहुत ही हैरानी हुई। मैंने होम्स की बाँह पकड़ी और उन्हें उस ओर देखने का इशारा किया। मैंने ज़ोर से कहा, वो परछाई वहाँ से हट गई है। वहाँ कोई इमेज नहीं दिखाई दे रही, बल्कि उसका पीछे का हिस्सा हमारी तरफ हो गया। पिछले 3 साल वाकई उनके नेचर की कठोरता को कम नहीं कर पाए थे। होम्स बोले, वाकई से हटा लिया गया है। वॉटसन, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैंने एक मूर्ति खड़ी कर दी और सोचा कि यूरोप के इतने खूंखार अपराधी इससे धोखा खा जाएंगे। हम इस कमरे में 2 घंटे से हैं और मिसेस हडसन ने इस इमेज को 8 बार हटाया बढ़ाया है, यानी हर चौथाई घंटे में एक बार। वो सामने से ऐसा करती रहीं, इसलिए उनकी परछाई नहीं पड़ी। होम्स ने एक ठंडी सांस खींची। अंधेरे कमरे की धीमी रोशनी में मैंने उनका सिर झुका हुआ देखा और उनको पूरी तरह चौकन्ना देखा। बाहर सड़क बिल्कुल सुनसान थी। वो दोनों आदमी शायद अभी भी उस मकान के छोटे से बरामदे में दुबके हुए थे, लेकिन अब मैंने उनको नहीं देखा। चारों तरफ शांति और अंधेरा था। सामने के उस पीले पर्दे पर काली आकृति की छाया पड़ रही थी। तभी उस सुनसान चुप्पी में मैंने फुसफुसाने की महीन सी आवाज़ सुनी, जिसमें एक खास तरह की उत्तेजना थी। होम्स ने तुरंत ही मुझे कमरे के अंधेरे कोने की तरफ खींच लिया
और मुझे चुप रहने की चेतावनी भी दी। उनकी जकड़ी हुई उंगलियों में एक कंपन था। हमारे सामने की सड़क बिल्कुल सुनसान थी। तभी अचानक मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसको उसकी तेज़ समझ ने पहले ही भांप लिया था। एक धीमी सी पर रहस्यमयी आवाज़ मेरे कानों पर पड़ी। यह आवाज़ बेकर स्ट्रीट की तरफ से नहीं आ रही थी, बल्कि उसी मकान के पीछे से आ रही थी जहां हम छिपे हुए थे। एक दरवाज़ा खुला और फिर बंद हो गया। अगले ही पल गलियारे में पैरों की आवाज़ सुनाई दी और उसकी आवाज़ की गूंज पूरे मकान में गूंज रही थी। होम्स दीवार के पास दुबक गए और मैंने भी वही किया। मेरा हाथ रिवॉल्वर की मूठ पर कस गया। उस अंधेरे में झांकते हुए मैंने एक आदमी की धुंधली सी परछाई देखी, जो कि खुले हुए दरवाजे के अंधेरे से भी ज़्यादा काली थी। वो आदमी एक पल के लिए रुका और फिर आगे की तरफ रेंगता हुआ हमारे मन में एक डर सा पैदा करता हुआ आगे की ओर बढ़ा। वह मुझसे केवल 3 गज की ही दूरी पर था और इसे वहाँ पर मेरी मौजूदगी का अंदाज़ा भी नहीं था। मैंने उससे खुद को टकराने से बचा लिया। वो बिल्कुल ही मेरे पास से गुजर गया और बिना आवाज़ किए ही उसने खिड़की का पर्दा आधा फुट ऊपर उठा दिया। जैसे ही वो उस खुली खिड़की के सामने बैठा और बाहर सड़क से उस गंदे शीशे से होकर आती धुंधली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, जो कि बहुत कम भी नहीं थी। वो आदमी काफ़ी गुस्से में दिख रहा था। उसकी आंखें 2 तारों की तरह चमक रही थीं। उसका जबड़ा भिंचा हुआ था। वह आदमी एक अच्छी खासी उम्र का था। उसकी नाक पतली, माथा ऊंचा और सिर आगे से गंजा और अधपकी बड़ी बड़ी मूछें। उसने अपना हेड पीछे की तरफ कर रखा था और खुले ओवरकोट से उसकी कमीज़ बाहर की तरफ झांक रही थी। उसका चेहरा रूखा और कठोर था और इसमें कई जगह गहरे कटे निशान थे। उसके हाथ में एक छड़ी जैसी चीज़ दिख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने इसे ज़मीन पर रखा, एक धातु के टकराने की आवाज़ आई। फिर उसने अपने ओवरकोट की जेब से एक बड़े आकार की चीज़ निकाली और उनको आपस में जोड़ने में बिजी हो गया। एक तेज़ क्लिक की आवाज़ के साथ उसने अपना काम ख़त्म किया। यह आवाज़ किसी स्प्रिंग या बोल्ट की अपनी जगह पर लगने जैसी थी। अभी भी वो आदमी ज़मीन पर ही झुका हुआ था और किसी लीवर जैसी चीज़ को खींच रहा था, जिसका परिणाम एक तेज़ चरखी की आवाज़ जैसा था। ये भी एक शक्तिशाली क्लिक पर ही ख़त्म हुई। अब वो खड़ा हो गया और मैंने देखा कि उसके हाथ में एक राइफ़ल जैसी चीज़ थी, जिसका हत्था अजीब था। इसने इसकी नाल को बीच में खोलकर इसमें कुछ डाला और फिर बंद कर दिया। उसने अपनी राइफ़ल की नाल खुली खिड़की से बाहर की ओर कर दी और मैंने देखा उसकी लंबी मूछें इस पर झुकी हुई थीं। उसकी चमकती आंखें बाहर की तरफ देख रही थीं। जैसे ही मैंने उसके कंधे पर राइफ़ल की बट को टिके देखा, मैंने राहत की सांस ली। जब उसकी निगाह के अंतिम हिस्से पर मेरी निगाह पड़ी, तब मैंने उस हैरान कर देने वाले सीन को देखा, जो कि पीले बैकग्राउंड पर एक काली इमेज थी। एक पल के लिए वो आदमी बिल्कुल सीधा हो गया और उसकी उंगली राइफ़ल के ट्रिगर पर कस गई। तभी सनसनाती हुई तेज़ देर तक और अजीब सी आवाज़ के साथ चमकीला शीशा टूटने की आवाज़ आई। ठीक उसी वक्त होम्स उस आदमी की पीठ पर चीते की तरह झपटे और उसे चेहरे के बल ज़मीन पर लिटा दिया। वो आदमी अगले ही पल उठा और उसने पूरी ताकत के साथ होम्स का गला पकड़ लिया। पर उसी वक्त मैंने अपने रिवॉल्वर की मूठ से उसके सिर पर चोट की और फिर वो ज़मीन पर गिर पड़ा। मैं भी उस पर झपट पड़ा। तभी मेरे साथी ने एक तेज़ सीटी बजाई, जिसे सुनते ही कुछ दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ और सामने 2 वर्दीधारी पुलिस के जवान आते दिखाई दिए, जिनके पास सादे कपड़ों में एक जासूस भी था। ये सभी सामने के दरवाजे से होते हुए कमरे में घुसे थे। होम्स ने कहा, अरे लेस्ट्रेड, तुम? जी हाँ मिस्टर होम्स, मैंने इस काम को अपने हाथ में ले लिया था। आपको फिर से लंदन में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ी गैर सरकारी मदद की ज़रूरत है। पिछले 1 साल में हुई 3 हत्याएं जिनका अपराधी नहीं मिला, क्या ये नहीं दिखाती? लेकिन तुमने बहुत कम समय में ही इसका पता लगा लिया, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। हम सब खड़े थे और हमारा कैदी, जिसे उन कांस्टेबलों ने दोनों तरफ से जकड़ रखा था,
वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। सड़क पर पहले से ही कुछ लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। होम्स खिड़की की तरफ आगे बढ़े और इसे बंद करके इसका पर्दा गिरा दिया। लेस्ट्रेड ने 2 मोमबत्तियां जला दी और पुलिस वालों ने अपनी लालटेनों के भी ढक्कन हटा दिए थे और अब अपने कैदी का चेहरा ठीक से देख सकता था। उस आदमी की शक्ल बहुत ही मर्दानी और क्रूर थी। इसने मुड़कर हमारी तरफ देखा। एक फिलोसोफर की तरह इसकी भौहें और भोग विलास वाले उसके जबड़े से पता चलता था कि उस आदमी में अच्छे और बुरे दोनों ही कामों को करने की पूरी काबिलियत थी। नेचर के साधारण खतरनाक निशानों को पढ़े बिना कोई भी उसकी सनकी पलकों से ढकी क्रूर नीली आंखें, खूंखार चेहरे, आक्रामक और डराने वाली नाक और घनी भौं को नहीं देख सकता था। उसने हम में से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया, पर उसकी आंखें होम्स के चेहरे पर गड़ी हुई थीं, जिसमें नफरत और हैरानी दोनों का ही मिला जुला भाव था। वो बुदबुदा रहा था, तुम बहुत चालाक हो। होम्स ने उसके मुड़े तोड़े कॉलर को ठीक करते हुए कहा। ओह कर्नल, प्रेमियों के मिल जाने से ही सफ़र ख़त्म हो जाते हैं। पुराने नाटक ऐसा ही कहते हैं। मुझे नहीं लग रहा था कि तुम्हें मुझे देखकर ये खुशी महसूस हो रही है। हालांकि राइखेनबाग के झरने के ऊपर जब मैं लेटा था तब तुमने मुझ पर ध्यान देने की मेहरबानी की थी। कर्नल अभी भी मेरे साथी को एकटक घूरता हुआ बोला। तुम बहुत धूर्त हो, होम्स ने कहा। मैंने अभी तक तुम्हारा इनसे परिचय नहीं कराया। ये आदमी कर्नल सेबेस्टियन मोरान है और किसी वक्त ये इंडियन आर्मी में था। हमारी ईस्टर्न एम्पायर का ये एक बेहतरीन निशानेबाज रह चुका है। कर्नल, मैं सही कह रहा हूँ कि चीतों के शिकार में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। होम्स फिर बोले, मेरी साधारण सी योजना ने इतने पुराने शिकारी को धोखा दे दिया। तुम्हें इसका अंदाज़ा होना चाहिए था। क्या तुमने चीते के शिकार के लिए बछड़ा पेड़ में नहीं बांधा है और तुमने अपनी राइफल के साथ पेड़ पर बैठकर इंतज़ार भी किया होगा। ये खाली मकान मेरा पेड़ है और तुम मेरे चीते। कई चीते होने की संभावना की वजह से तुमने अपने पास और भी बंदूकें रखी होंगी या तुम्हारा निशाना चूकने पर वो काम आती हैं। उसने दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा, यह है मेरी दूसरी बंदूकें, जो कि ठीक वैसी ही हैं। फिर गुस्से से गुर्राता हुआ आगे की ओर झपटा, पर तभी दोनों पुलिस वालों ने उसे पकड़कर पीछे की ओर धकेल दिया। उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा दिख रहा था। होम्स ने कहा, मैं मानता हूँ कि तुमने मुझे थोड़ा हैरानी में डाल दिया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम भी इस काम के लिए इसी खिड़की का इस्तेमाल करोगे। मैंने सोचा था कि तुम सड़क से ही अपने काम को अंजाम दोगे। इसलिए मेरे साथी लेस्ट्रेड और उसके सहयोगी वहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। मेरी वो सारी तैयारियां बेकार चली गईं। कर्नल मोरान ने उस सरकारी जासूस की तरफ मुड़ते हुए कहा, तुम्हारे पास मुझे गिरफ्तार करने की वजह हो सकती है और नहीं भी, पर इस आदमी का ताना सुनने की मेरे पास कोई वजह नहीं। अगर मैं कानून के हाथ में हूँ तो कानून को अपने ढंग से काम करने दो। लेस्ट्रेड ने कहा, यह बात सही है। अब हमारे यहाँ से जाने तक आप कुछ भी नहीं कहेंगे। होम्स ने एक शक्तिशाली एयरगन ज़मीन से उठा ली और इसके काम करने के तरीके को ध्यान से देखने लगे। फिर बोले, ये बहुत ही बेहतरीन हथियार है। इसमें आवाज़ भी नहीं होती है और इसकी मारक क्षमता भी अच्छी है। मैं जानता हूँ इसे प्रोफेसर मोरियार्टी ने अंधे जर्मन मिस्त्री से ऑर्डर देकर बनवाया है। मैं इसके बारे में कई सालों से जानता था, हालांकि इसे इस तरह से परखने का मौका मुझे पहले कभी नहीं मिला। लेस्ट्रेड, मैं इसमें लगने वाली गोली पर भी तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहता हूँ। लेस्ट्रेड ने कहा, आप इसकी देखभाल के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। सभी लोगों के दरवाजे की ओर चलने के साथ ही वो फिर से बोला, आप कुछ और भी कहना चाहते हैं? केवल ये पूछना चाहता हूँ कि इस पर कौन सा मुकदमा चलाओगे? कौन सा आरोप सर? इसने शर्लक होम्स की हत्या करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है लेस्ट्रेड, मैं इस मामले में आना नहीं चाहता हूँ। इसका सारा श्रेय तुम्हें जाता है। हाँ लेस्ट्रेड, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। इसमें तुमने अपनी चालाकी और साहस दोनों ही इस्तेमाल किए और इसे पकड़ लिया। किसे किसे मिस्टर होम्स? यही वो आदमी है जिसने पुलिस की सारी कोशिशें बेकार कर दी।
ये आदमी कर्नल सेबेस्टियन मोरान है, जिसने माननीय रोनाल्ड एडियर की हत्या इसी एयरगन से 427 पार्क लेन के सामने वाली खुली खिड़की से पिछले महीने की 13 तारीख को की थी। यही इसका जुर्म है लेस्ट्रेड। वॉटसन, अगर तुम उस टूटी हुई खिड़की से कुछ पाना चाहते हो तो मेरे पढ़ने वाले कमरे में आधे घंटे के लिए मेरे साथ एक सिगार पीते हुए तुम कुछ अच्छी जानकारियाँ ले सकते हो। हमारे पुराने कमरे माइक्राफ्ट होम्स और मिसेस हडसन की देखरेख में बिल्कुल पहले के ही तरह थे। जैसे ही मैं कमरे में घुसा, मैंने देखा वहाँ एक अजीब सी व्यवस्था थी, लेकिन पुराने निशान अपनी जगह पर मौजूद थे। मेज़ पर एसिड के धब्बे पड़े हुए थे। वहाँ अलमारी में बेकार और बहुत सी किताबों के ढेर लगे थे, जिनमें से बहुत सी किताबों को तो एक आम नागरिक जला देना ही पसंद करेगा। फ़ोटो, वॉयलिन का डब्बा, पाइप रखने का आला, यहाँ तक कि पर्शियन चप्पलें जिनमें तंबाकू भरी पड़ी थी, ये भी मेरी आंखों के सामने थीं। इस कमरे में दो लोगों का दखल पहले से ही था। एक तो मिसेस हडसन, जिन्होंने हमें घुसते ही ऊपर से नीचे तक देखा, और दूसरी वो मूर्ति जिसने रात के रोमांच में एक अहम भूमिका अदा की थी। ये मूर्ति रंगीन मोम की थी और इसकी शक्ल मेरे साथी की हूबहू थी। इसे एक छोटी सी टेबल पर रखा गया था और इस पर होम्स का एक गाउन भी पड़ा था, ताकि सड़क से इसे इनके होम्स होने का भ्रम पैदा किया जाए। होम्स ने कहा, मिसेस हडसन, मुझे उम्मीद है कि आपने उन सभी सावधानियों पर एक नज़र डाल ली होगी। सर, जैसा आपने बताया था, मैं अपने घुटनों के बल ही गई थी। बहुत बढ़िया, तुमने सारा काम बहुत अच्छे ढंग से किया है। क्या तुमने देखा कि वो गोली कहाँ गई? हाँ सर, पर मुझे डर है कि इसने आपकी मूर्ति को बर्बाद कर दिया होगा, क्योंकि वो इसके सिर को छेदते हुए दीवार से जा टकराई थी। मैंने उसे कालीन से उठा लिया था। ये रही। होम्स ने इसे मुझे लाकर दे दिया और बोले, वॉटसन, तुम समझ ही रहे हो कि एक रिवॉल्वर की छोटी सी गोली है। कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही होगा जो ये समझेगा कि ये गोली एयरगन से चली है। ठीक है मिसेस हडसन, आपकी मदद का मैं बहुत आभारी हूँ। वॉटसन, चलो अब अपनी पुरानी जगह पर बैठते हैं, क्योंकि कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। होम्स ने अपना फर वाला फ्रॉक कोट उतार दिया और उस पुतले से अपना वही पुराना ड्रेसिंग गाउन उठाकर पहन लिया। जब होम्स ने अपने पुतले का टूटा हुआ माथा देखा तो हंसते हुए बोला, पुराने शिकारी ने ना तो अपना संतुलन खोया है और ना ही अपनी आंखों का पैनापन। दिमाग को छेदती हुई सिर के पिछले भाग के ठीक बीच में इसने चोट पहुंचाई है। वो आदमी भारत का बेहतरीन शिकारी था और मुझे उम्मीद है कि लंदन में भी कुछ ही ऐसे बेहतर निशानेबाज होंगे। क्या तुमने इसका नाम सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना। वो बहुत ही मशहूर है, पर जहाँ तक मुझे याद है तुमने प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी का भी नाम नहीं सुना होगा, जो कि इस शताब्दी का बहुत ही तेज़ दिमाग वाला व्यक्ति था। अलमारी से उठाकर जीवनियों की सूची मुझे दे दो। वो अपनी कुर्सी पर बैठकर हवा में सिगार के बादल उड़ाते हुए आराम से इसके पन्ने पलटते रहे। वो बोले, एम से मेरा कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। मोरियार्टी अपने आप में ही काफ़ी फेमस है, और यहाँ है जहर खुरान मोर्गन, और यह है बुरी याद वाला मेरीड्यू, और अब मैथ्यू, जिसने चौरिंग क्रॉस के वेटिंग रूम में मेरा बायां कोने वाला दांत तोड़ दिया था। और अब आया हमारा आज की रात वाला दोस्त। होम्स ने किताब मुझे दे दी और मैंने इसे जोर से पढ़ा। कर्नल मोरॉन सेबेस्टियन, बेरोज़गार, पहले फर्स्ट बेंगलोर पाइनियर्स में था। पैदाइश लंदन सन 1840। बेटा सर अगस्टन मोरान, सीबी पर्शिया के एक्स रिटायर्ड मिनिस्टर। एजुकेशन ऑक्सफोर्ड और ईटान। सर्विस जोबा की कैंपेन, अफ़गान कैंपेन, चारा सियाब, शेरपुर और काबुल। राइटर हैवी गेम ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज़ 1881। 3 months in the jungle 1884। एड्रेस कांडियोके स्ट्रीट, क्लब द एंग्लो इंडियन, टैंकरविली, द बैगाटेल कार्ड क्लब। इसके हाशिए पर होम्स ने लिखा था,
लंदन का दूसरा बेहद ख़तरनाक आदमी। किताब को वापस सौंपते हुए मैंने कहा, यह आदमी एक सम्मानित सैनिक रहा है। होम्स ने जवाब दिया, ये सच है। एक हद तक इसने कई अच्छे काम किए हैं। ये बहुत बहादुर आदमी रहा है। इसकी कहानी अभी भी भारत में सुनाई जाती है कि शेर के आधे खाए हुए घायल आदमी के पीछे कैसे ये नाले में रेंग कर उतर गया था। वॉटसन, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो एक ख़ास ऊंचाई तक बढ़ते हैं और फिर उनमें अचानक कुछ कमियां विकसित हो जाती हैं। ये चीज़ तुम आदमियों में भी अक्सर देखोगे। मैंने एक सिद्धांत के रूप में भी महसूस किया है कि व्यक्ति के विकास में उसके पूर्वजों का भी बड़ा हाथ होता है और उसके जीवन में अचानक अच्छे या बुरे मोड़ इसलिए आते हैं क्योंकि इन पर उनकी वंश परंपरा का प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के अपने परिवार का निचोड़ जैसा होता है, व्यक्ति वैसा ही बनता है। ये एक कल्पना भी हो सकती है। खैर, मैं इस बात पर जोर नहीं दे रहा हूँ। चाहे जो भी कारण हो, कर्नल मोरान गलत आदमी बनना शुरू हो गया था। किसी खुली बदनामी के ना होने पर भी भारत में उसका रुकना मुश्किल हो गया था। अब वहाँ रिटायर हो गया और लंदन वापस आ गया। फिर बुराई में उसने अपना नाम रोशन कर लिया। यही वो वक्त था जब उसे प्रोफेसर मोरियार्टी ने पसंद कर लिया और उसे अपने आदमियों का मुखिया भी बना दिया। मोरियार्टी ने उसे खुले हाथों से पैसा दिया और उसे केवल एक या दो बहुत ही ऊंचे दर्जे का काम लेता था जो कि उसके आम गुनाहगार नहीं कर पाते थे। तुम्हें सन 1887 की वो घटना शायद याद हो जिसमें लाडेर की मिसेस स्टेवर्ड की हत्या हुई थी। नहीं? खैर, मुझे यकीन है कि इसमें भी मोरान का ही हाथ था, पर कुछ भी साबित नहीं किया जा सका। कितनी चालाकी से कर्नल को छुपा दिया गया था। यहाँ तक कि जब मोरियार्टी का गिरोह तोड़ भी दिया गया था तब भी हम उसे अपराधी साबित नहीं कर पाए थे। तुम्हें शायद वो तारीख याद होगी जब तुमने कमरे में पूछा था कि एयरगन के डर से मुझे दरवाज़ों को कैसे बंद रखना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि इसे तुमने मेरी कल्पना ही समझा था। मैं अच्छी तरह से जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस असाधारण गन के बारे में जानता था और मुझे ये भी पता था कि इसके पीछे दुनिया का एक बेहतरीन निशानेबाज है। जब हम स्विट्ज़रलैंड में थे तब इसने मॉरियार्टी के साथ हमारा पीछा किया था और यही वो आदमी था जिसने मुझे राइजेनबाग के कगार पर वो खतरनाक 5 मिनट दिए थे। तुम सोच सकते हो कि अपने फ्रांस रहने के दौरान मैंने अखबार कितने ध्यान से पढ़ा ताकि मैं उनसे बच सकूं। जब तक वो लंदन में आज़ाद घूम रहा था मेरी ज़िंदगी हमेशा खतरे में थी। रात हो या दिन उसकी काली छाया हमेशा मेरे ऊपर मंडराती रहती थी और आखिरकार उसे मौका मिल ही गया। मैं क्या कर सकता था? मैं उसे देखते ही गोली नहीं मार सकता था, नहीं तो मैं कटघरे में होता। मजिस्ट्रेट से इस बारे में कहने से भी कोई फ़ायदा नहीं था। वो केवल खतरनाक संदेह पर दखल नहीं दे सकते थे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन मैंने अखबारों की खबर को ये जानते हुए देखता था कि कभी ना कभी मैं उसे पकड़ ही लूँगा। तभी रोनाल्ड रेडियर की हत्या की खबर आई। आखिरकार मेरा मौका आ ही गया। मैंने जो किया, इससे क्या ये नहीं पता चलता था कि कर्नल मोरान ने ही ये काम किया है। उसने उस युवक के साथ ताश खेले और क्लब से उसके घर तक पीछा करके उसकी खुली खिड़की से उसे गोली मार दी। इसमें अब कोई शक नहीं है, वो गोलियां ही इसके गले का फंदा बन चुकी हैं। मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा मुझे उसके संतरी ने देख लिया और मेरे हिसाब से उसने तुरंत ही कर्नल को मेरी मौजूदगी के बारे में बता दिया। उसने मेरी वापसी को इस अपराध से जोड़ने में देरी नहीं की और इसके लिए वो खूंखार तरीके से तैयार हो गया। मुझे पक्का यकीन था कि वो मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा और इसके लिए वो अपने ख़तरनाक हथियार का भी इस्तेमाल करेगा। मैंने उसके लिए खिड़की में एक बढ़िया लक्ष्य भी रख छोड़ा था। साथ ही साथ मैंने पुलिस को भी बता दिया था कि उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। और वॉटसन, तुमने उनकी मौजूदगी दरवाजे पर बिल्कुल सही समय पर देखी थी। मैंने कोर्ट में सबूत के लिए इसका इस्तेमाल किया था, पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपने आक्रमण के लिए वही जगह चुनेगा। वॉटसन, क्या अभी भी बताने के लिए कुछ बचा रह गया? मैंने कहा, हाँ, आपने अभी तक ये नहीं साफ किया कि माननीय रोनाल्ड एडियर की हत्या के पीछे कर्नल का क्या मकसद था। ओ डियर वॉटसन,
जहाँ तेज़ दिमाग काम करना बंद कर देते हैं वहाँ हम अनुमान का इस्तेमाल करते हैं। मौजूदा सबूतों के ऊपर हर कोई अपनी धारणा बनाता है और आपकी धारणा मेरी ही तरह सही भी हो सकती है। तब आप क्या कोई धारणा बना चुके हैं? मेरे ख्याल से असलियत में उसे बताना कठिन नहीं है। कर्नल मोरान और युवक एडियर के बीच सबूतों से ये पता चला कि उन्होंने काफ़ी अधिक धन जीता था। इसमें कोई शक नहीं है कि मोरान ने बेईमानी की थी। वैसे इस बात को मैं बहुत पहले से ही जानता था। मुझे यकीन है कि एडियर की हत्या वाले दिन ही यह सब पता चल गया था कि मोरान बेईमानी कर रहा है। हो सकता है कि उसने मोरान से अकेले में बात भी की होगी और उसकी पोल खोल देने की धमकी भी दी होगी। ये भी कहा होगा कि वो क्लब से अपना रेजिग्नेशन दे दे और आगे से ताश न खेलने की कसम भी खा ले। इसमें कोई शक नहीं था कि एडियर के जैसा युवक तुरंत ही एक जाने माने अपने से बड़ी उम्र के आदमी की पोल खोलकर उसकी घोर बदनामी कर देता। शायद उसने वैसा ही किया। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, क्लब से निकाले जाने पर मोरान बर्बाद हो जाता क्योंकि उसे ताश की बेईमानी के खेल से फ़ायदा होता था। इसलिए उसने एडियर की हत्या उसी समय कर दी जब वो इसका हिसाब लगा रहा था कि उसे खुद कितना धन वापस करना है, क्योंकि उसके साथी ने बेईमानी की थी। उसने अपना दरवाज़ा इसलिए बंद कर लिया था कि घर की औरतें अचानक वहाँ ना आ जाएं और ये जानने की कोशिश ना करने लगें कि वो इन नामों और सिक्कों को लेकर क्या कर रहा है। अब तो जो होना था सो हो गया। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आपने सच्चाई को ढूंढ निकाला। अब ये अदालत में तय होगा या नहीं होगा, चाहे जो भी हो, पर इस बीच कर्नल मोरान हमारे लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा। वॉन हर्डर की मशहूर एयरगन अब स्कॉटलैंड यार्ड के संग्रहालय की शोभा बढ़ाएगी। शर्लक होम्स अब अपनी ज़िंदगी को फिर से उन रोचक छोटी छोटी समस्याओं की छानबीन में लगाने के लिए आज़ाद था जिसका मौका लंदन का कठिन जीवन उसे भरपूर मात्रा में देता रहता था। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। आपकी जो भी राय हो कमेंट में ज़रूर कीजिए और हाँ, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए क्योंकि आगे आने वाली कहानी बहुत ही रोमांचक है। तो बने रहिए मेरे साथ जज्बातों का जहाँ फिर जावेद अख्तर में। और अंत तक सुनने के लिए सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।